आज गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको सुन के आप चौंक जाएंगे। और इस तरीके से लड़ाई हुई है, इस बारीकी से लड़ाई हुई है कि आपको क्या बताएं, मतलब हैरत अंगेज भी शब्द उसके लिए कम पड़ जाता है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। चलिए हम आपको सबसे पहले एक राउंड अप पे ले जाते हैं। देखिए क्या है कि रहीम दाऊद नाम का एक पैलेस्टीनियन फाइटर, वो कई दिनों से वांटेड है। वो हमास का फाइटर है, लगातार कई फ्रंट्स पर लड़ रहा है, गाजा में भी और कुछ लोगों का कहना है वेस्ट बैंक में भी। और उसकी जो माँ है जिनका नाम दुनिया दाऊद है, और उनके जो पिता है जिनका नाम जियाद दाऊद है, और उनका उसका भाई, छोटा भाई महेर दाऊद, उनको बार बार 20 बार सोचे, पिछले 3 महीनों में 20 से 25 बार केवल उसकी माँ दुनिया दाऊद को उठा के उसको टॉर्चर किया गया है। जियाद दाऊद उसके पिता को उठाया गया है, उसके भाई मेहर दाऊद को उठा के रोज टॉर्चर कर रहे हैं। और इस पे क्या हुआ आज, ये बात जो आज मतलब कई दिनों से ही हो रही है, और ये केस एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव बन गया है कि इजराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है, एकदम दुनिया की नजरों के सामने वॉर क्राइम्स कर रहा है। इससे बड़ा वॉर क्राइम क्या हो सकता है। लेकिन खास बात यह हुई कि आज रेजिस्टेंस ने उसका बदला लिया। आज जब वो उसके पिता जियाद दाऊद को लेके जा रहे थे तो रेजिस्टेंस ने हमला करके छुड़ा लिया। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, रेजिस्टेंस ने हमला करके, शायद पहली घटना ऐसी है, क्योंकि अभी तक जो पूरा एक वो रहा है कि जब इजराइल चाहता है तो वो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को उठा ले जाता है, उसके बाद वो रिलीज करता है, नहीं रिलीज करता है। कुछ लोग कस्टडी में मारे गए हैं 7 अक्टूबर के बाद से, जिस तरीके के पूरे जुल्म हो रहे हैं आपको पता ही है। लेकिन रेजिस्टेंस ने हमला करके और उसके पिता को छुड़ाया, और उसने और आईडीएफ के एक सोल्जर को टॉर्चर करके, वहीं फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने टॉर्चर किया और एक मैसेज भेजा उसका जिंदा शरीर और 2 और इजरायली फाइटर्स के साथ, मतलब आईडीएफ के सोल्जर्स के साथ, कि जाके अपने आकाओं को बताओ कि तुम्हारी क्या हालत है। और इनके आकाओं की मैं हालत आपको बता दूं क्या है। आज क्या हुआ कि अबू सलीमा करके जो 23 नवंबर 2023 को जो अल शिफा हॉस्पिटल कांड याद होगा आपको, तो उसके जो चीफ को अरेस्ट किया था, बहुत उस पर बवाल मचा था, ह्यू क्राई हुआ था कि बताइए अल शिफा के हॉस्पिटल के चीफ को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो उनको जो अरेस्ट किया था अबू सलमिया, उनको अचानक आज रिलीज हो गए वो 120 डिटेनीज के साथ और 120 लोगों के साथ। और उन्होंने पूरे जो टॉर्चर की कहानी आपको मैं कई बार बता चुका हूं, इजरायली जेलों में जो टॉर्चर की, जो घंटों, जैसे वो दुनिया दाऊद को भी, उसकी माँ को भी घंटों हैंडकफ करके रखते हैं, बेसिक नीड्स उनको टॉयलेट नहीं जाने देते हैं, उनको मतलब अब मतलब एकदम जानवरों से भी जो बदतर है वो स्थिति। और अबू सालमिया जो रिलीज हुए उन्होंने भी वही सब बातें बताई और डिटेल में बताई। एक और प्रिजनर थनानी, वो भी रिलीज हुए, उन्होंने भी ऐसी बताई। लेकिन अबू सालमिया की रिलीज में खास बात क्या हुई? खास बात यह हुई, इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जंग छिड़ गई। अब आप सोचिए क्या हुआ। अभी क्या है, बेनी गैंट्स जो कि मिनिस्टर थे, वॉर कैबिनेट में थे नेतन्याहू के, हमने खबर दी थी कि उन्होंने वॉर कैबिनेट छोड़ दिया है। और जो 3 लोग, डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गिवर, जिसने कल कहा कि फिलिस्तीनी कैदियों को गोली मार दी जाएगी, उसने कल कहा बेन गिवर ने कि फिलिस्तीनी कैदियों को सर पे बंदूक रख के गोली मार दो। नेतन्याहू, इन तीनों में बहस छिड़ गई कि 120 लोग छूटे कैसे। अब आप सोचिए क्या हालत है, 120 छूटे कैसे, इसको लेके लड़ाई हो गई। और अल्टीमेटली एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक हिब्रू व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें इजराइल के टॉप मंत्री जुड़े हुए हैं, उससे लीक हो गई खबर। कौन लीक कर रहा है? अब सोचिए आप, अंदर की बातें हैं सब, उसमें से खबर लीक हो गई। और यह लीक हुई कि इसमें शिन बेत, जो इजराइल की जो इंटरनल जो एक दूसरी इंटेलिजेंस यूनिट है, मोसाद, तो देखिए लगभग खत्म सी हो गई, उसके बारे में कोई सुनाई नहीं पड़ रहा है। शिन बेत का यह काम था, शिन बेत ने रिलीज किया, और उसकी बहुत सारी वजह बताई जा रही हैं कि ओवर क्राउडिंग हो गई थी प्रिजन्स में, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन जो इतना बड़ा नाम अबू सलमिया जो नाम है, अल शिफा हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर थे, जिनको 7 महीने डिटेंशन में रखा, जो एक सीक्रेट पूरे इजरायली उसका जानते हैं,
जिनके सामने इजरायली एक तरह से नंगे हो गए, मतलब अपने अपनी बर्बरता में, उनको छोड़ने में इतनी हाय तौबा मची है कि गैलेंट वर्सेस नेतन्याहू वर्सेस बेन गिवर। जिस बेन गिवर ने कल कहा कि हम कि फिलिस्तीनी कैदियों को गोली मार दो, उसका क्या मुंह रह गया जब उसी की संस्था 120 कैदियों को छोड़ रही है, और इतने बड़े अबू सलमिया को, और वो आके खुल के बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आईडीएफ, और आईडीएफ ही की बात नहीं है, मैं तो कई दिनों से आपको बता रहा हूं आईडीएफ के अंदर टूट है, डिवीजन है। इजरायली पूरा जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, उसके अंदर टूट और डिवीजन है। इजरायली रूलिंग क्लास जो है बुरी तरह से टूट गया है। कहीं ना कहीं उसका पूरा जो एक स्ट्रक्चर था, मतलब एक कमांड स्ट्रक्चर था, वो टूट गया है। और जब देखिए कमांड स्ट्रक्चर टूटता है तो एक आप समझिए कि किसी भी देश की, किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। हमास सक्सेसफुल इसलिए है कि उसका कमांड स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी हायरार्की बनी हुई है, ऊपर से लेके दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, ये पूरा कमांड स्ट्रक्चर बना हुआ है। और हमेशा मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल देता हूं। बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में यह हुआ, जो एक बड़ी कहानी है, जो मैं ब्रेक करूंगा एक दो दिन में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ, क्योंकि कुछ और कंफर्मेशन उसके लिए चाहिए, मैं इस समय उत्तर प्रदेश में ही आया हूं। तो अभी क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो स्ट्रक्चर बना था, अध्यक्ष से लेके पदाधिकारियों से लेके फिर बूथ, ये तहसील को, मतलब ये तहसीलों के अध्यक्ष, फिर ब्लॉक अध्यक्ष, फिर बूथ अध्यक्ष, फिर पन्ना प्रमुख, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कोलैप्स कर गया। अब ये स्ट्रक्चर कोलैप्स क्यों किया, ये एक अलग सवाल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिसका स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है वो बुरी तरह से टूट जाता है, मतलब वो उस संस्था की हार होती है। बीजेपी की हार हो गई उत्तर प्रदेश में। और जो दूसरी पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ऐसा नहीं कि उनका कोई रेडीमेड स्ट्रक्चर था, लेकिन जनता ने उनका स्ट्रक्चर बनाया। जनता ने उनको ये भी एक अजीब सी चीज होती है, जनता एक स्ट्रक्चर बनाती है। तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कोई हमास नहीं है ये, लेकिन उनका जनता ने स्ट्रक्चर बनाया जो कि टेम्पररी है। हमास का तो परमानेंट स्ट्रक्चर है हायरार्की का। और ये देखिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात है जो ये हुई है। जिस तरीके से 120 कैदी रिहा हुए हैं, उन्होंने फिलिस्तीनी, उनको वापस भी आप नहीं ले सकते हैं। शिन बेथ को ब्लेम कर रहे हैं, कोई प्रिजन सिस्टम को ब्लेम कर रहा है, एक दूसरे को ब्लेम। अरे नेतन्याहू को नहीं पता था। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी घटना हुई है। इसके अलावा आप देखिए एक और बात सामने आई है कि आईडीएफ के चीफ को एक सीनियर कमांडर ने चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि हम लेबनान पे हमले के लिए हम किसी भी तरह से तैयार नहीं है। ना ही हम मैन पावर से तैयार हैं, ना ही इक्विपमेंट से हम तैयार हैं, और ना ही हमारे पास वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरह की हमारे पास सप्लाई चेन भी नहीं है। सप्लाई चेन, अरे कौन सा बहुत बड़ा इजराइल है, लेबनान है। तुम लेबनान में घुसोगे तो वहां पर सप्लाई चेन नहीं है, कुछ किलोमीटर्स की सप्लाई चेन नहीं है। लेबनान बॉर्डर में तुम घुसोगे और इजराइल की, अब तेल अवीव भी कितना दूर है लेबनान से। तो इतने छोटे से एक दायरे में तुम्हारे पास सप्लाई चेन नहीं है। मतलब ये तो वही बात होगी, भारत इतना बड़ा देश है कि कोई कह दे कि कश्मीर से लेके लखनऊ तक जो है वो हमारे पास सप्लाई चेन ही नहीं है, तो फिर तुम देश किस बात के हो। यही हालत जो है इजराइल की हो गई है। और आपको बताएं, वेस्ट बैंक और गाजा का मैंने जिक्र किया, जो बड़ी आज लड़ाइयां हुई और जिसमें आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए। तो वेस्ट बैंक में तुलकरेम में सबसे पहले सईद जब्बेर नाम के फिलिस्तीनी जो कमांडर एक थे वहां के तुलकरेम ब्रिगेड के, उनकी हत्या इजराइल ने की, असैसिनेशन किया, और मतलब एक ड्रोन से। उसके बाद जो है वहां पर इजरायली फोर्सेस ने इन्वेट किया, लेकिन जो इन्वेट किया उसके बाद नूर शम्स कैंप की एंट्री पे मतलब एक के बाद एक माइंस बिछी हुई थी, माइंस एक्सप्लोड की, जो मतलब आईईडीज है वो हाथ से जो बने एक्सप्लोजिव वो वहां के फाइटर्स ने एक्सप्लोड किए। उसके साथ साथ गोलियों की मतलब इस तरह की बरसात हुई, और नामेर जो इजराइल का इतना इंपॉर्टेंट मिलिट्री व्हीकल है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। 33 इजरायली सोल्जर्स घायल हैं और करीब
4 इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है। 33 इजरायली सोल्जर्स घायल हैं, 4 इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है केवल तुलकरेम में। और फिलिस्तीनियों की तरफ से एक जो उनका कमांडर शहीद जबेर, जिसको पहले ही इनका असैसिनेशन हुआ था, और 2 और लोग, उसमें एक सिविलियन एक फाइटर, वो फिलिस्तीन के मारे गए। लेकिन आईडीएफ के 4 सोल्जर्स और 35 सोल्जर्स घायल हुए, और फिलिस्तीनियों की तरफ से केवल 4 घायल हुए। ये नूर शम्स की लड़ाई देखिए एक बड़ी घटना हो गई है। और इसमें जिस तरह से घेर के पूरा तुलकरेम में जहां जहां फाइटर्स, बड़ा एरिया है तुलकरेम, तो जहां जहां फाइटर्स हैं वहां, जैसे रामपुर शहर आप समझ लीजिए उतना बड़ा, तो जहां जहां फाइटर्स हैं वहां पर मतलब वहां से लोग निकल के आए। उसके पैरेलल नाबलस से एक इजरायली फोर्स आ रही थी तुलकरेम, उसको नाबलस में रोक दिया नाबलस ब्रिगेड ने। अब देखिए इस तरह के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, इसको आप क्या कहिएगा। और देखिए, और जो गाजा में लड़ाई हुई, गाजा में राफा में बड़ी घटना हुई, जब एक घर जिसमें कल ही एक स्नाइपिंग ऑपरेशन हुआ था, मैंने बताया था आपको स्नाइपिंग ऑपरेशन हुआ था, तो और जिसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक आईडीएफ के स्नाइपर को मार गिराया था, उस घर में इजरायली दोबारा घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो घर पहले से बूबी ट्रैप था। जैसे ही वो घुसे वहां एक्सप्लोजन हो गया, और ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि जिसमें फिर एक आईडीएफ सोल्जर मारा गया और 13 घायल हो गए, जो इजराइल ने एडमिट किया है। अभी तो पूरे उसके आंकड़े और आने बाकी। मैं कई बार आपसे ये बोलता हूं कि आंकड़े और आने बाकी हैं। एक्चुअली क्या है, इजराइल अपने बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स, जो रियल स्टेटिस्टिक्स हैं, वो रिलीज नहीं करता। जब कोई लीक होता है तभी बात सामने आती है। जैसे ये जो अल शिफा के जो डायरेक्टर रिलीज की, उस पर जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, वो सारी बातें तो इजराइल रिलीज नहीं करता है। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस हर चीज को अभी रिकॉर्ड कर रहा है, वो पूरा एक रिकॉर्ड रख रहा है, लेकिन उसको भी रिलीज करने में देर होती है। मतलब एक घटना आज घटी, 24 मई की एक घटना, उसकी कुछ खबरें आज आई, आज की घटना, ये कोई मतलब 12 जून की घटना, उसकी खबरें को 15 दिन बाद आए, पूरी मतलब बेसिक आ जाती है, जो पूरी पिक्चर है। तो जैसे राफा में जिस घर को बूबी ट्रैप किया हुआ था और जहां एक्सप्लोजन हो गया, उस पूरे एक्सप्लोजन में आईडीएफ सोल्जर, अभी इजराइल ने एडमिट किया है, एक आईडीएफ सोल्जर मारा गया और 13 घायल है। और सुनिए, 3 एक्सेस पे, एक जो सलादीन स्ट्रीट एक्सेस है, वहां पर 114 मिलीमीटर रॉकेट सैल्वो से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने हमला किया। उसके बाद नेत्जरीम एक्सेस पे, जो नेत्जरीम एक्सेस पे एक राशिद पॉइंट है, वहां पर 107 मिलीमीटर रॉकेट सैल्वो से अटैक किया। और उसके अलावा एक बद्र स्कूल है, थोड़ा सा नॉर्थ और सेंट्रल गाजा के बीच में, वहां भी एक आईडीएफ का चेक पॉइंट बना। वहां मतलब ये सब टेम्पररी चेक पॉइंट जो आईडीएफ बनाता रहता है, वहां पर हमला किया। और वहां पर वहां पर जो आर्टिलरी यूनिट है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की, उसने 60 मिलीमीटर कैलिबर के जो मोटर बॉम्ब्स होते हैं वो छोड़े। ये देखिए 3 घटनाएं बड़ी एक हुई। इसके अलावा जो राफा में जो बूबी ट्रैप करके बिल्डिंग को उड़ाया, उसके अलावा अब आगे बढ़िए। शुजैया में कम से कम 3 जगह अलग अलग मैं कह रहा हूं, 4 मरकवा टैंक्स जो हैं वो उड़ाए गए। 4 मरकवा टैंक्स उड़ा दिए गए, धज्जियां उड़ गई उनकी। और ये देखिए कोई नया एक्सप्लोजिव भी यूज हुआ, लगातार एक नए एक्सप्लोजिव्स रेजिस्टेंस यूज कर रहा है। मैं आपको तुलकरेम की एक बात बताना भूल गया कि जो तूफान नाम का उन्होंने एक अपना एक बॉम्ब बनाया है, जो कि वेस्ट बैंक के ही लोगों ने बनाया, वो गाजा में अभी नहीं आया है। उससे उन्होंने आज नूर शम्स कैंप की लड़ाई में उसको इस्तेमाल किया। और नामेर व्हीकल वो जो तूफान नाम का जो पूरा एक्सप्लोसिव डिवाइस है, वो नामेर व्हीकल उसी से उड़ी, जो घटना नूर शम्स में हुई। और इसके अलावा आप देखिए कि वेस्ट बैंक में नाबलस में भी एक एक्सप्लोसिव डिवाइस जो वहीं बनाई गई है, उसका इस्तेमाल हुआ। तो ये जो देखिए एक लगातार जो रेजिस्टेंस बार मैं आपको, अच्छा ये बात देखिए कोई नई नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि
पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस अपने हथियार इवॉल्व कर रहा है, लेकिन मैं अब उसका एक एक जो हथियार इवॉल्व होते हैं, नए बनते हैं, उन सबका मैं आपको नाम बताता हूँ, बाकायदा उनका ब्यौरा दे रहा हूँ, मतलब देता हूँ, कहाँ पर वो इस्तेमाल हुए, कैसे इस्तेमाल हुए, वो आपको बताता हूँ। आज देखिए कम से कम 2 वीडियोज ऐसे आए जहां पर लगातार जो ताल अल जोराब एरिया है राफा का, उसके अलावा जो मतलब शुजैया के पास के कुछ और इलाके हैं, वहां पर जिस तरीके से रॉकेट अटैक, स्नाइपिंग अटैक, इस तरह से सब मिला जुला के जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने आईडीएफ पे किया, वो उसके वीडियोज आए, उसके करीब मतलब 2 वीडियोज आए। और वो घटनाएं ऐसी हैं कि आप अगर वीडियो देखिएगा तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि टनल्स, जो बहुत दिनों से जो टनल्स, अभी क्या हो रहा था कि टनल्स के माउथ पे जब जैसे इजरायली फोर्स को लुभा के लाए पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर, किसी न कोई ना कोई लालच देके कि भाई यहां पर लोग छुपे हैं अपने तरीके से, तो उसके बाद जो टनल्स के माउथ हैं वो रिक्ट हैं बॉम्ब से, और वो बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाते हैं इजरायली सोल्जर्स के ऊपर। इस तरह की कई घटनाएं हुई। अब जो एक चीज जो आज हुई है, मतलब जो आज जो वीडियोस में दिखाई पड़ी है, वो ये है कि एक टनल के अंदर, मतलब एक टनल से दूसरे टनल का फासला काफी होता है, बेसिकली आपको एक मोटा मोटी समझा दे। लेकिन अब जो ये शॉर्ट टनल्स बनी है कि एक गड्ढे के अंदर आईडीएफ ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर जाता है, दूसरे गड्ढे से निकलता है, वहां से मारता है, फिर वापस इस गड्ढे पे आके मारता है। ये चीज, अच्छा, इजराइल जो आईडीएफ सोल्जर्स है उनको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ना कि भाई वहां गड्ढे हैं, उनको तो वो पूरा कवर्ड रहता है वो जब वो वहां पहुंचते हैं। तो लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो अभी तक देखिए क्या इजराइल टेक्निकली सोचती है, हर चीज को मेजर करके, हर चीज को ये करके, फिर वो फ्यूचर प्लान उसी हिसाब से बनाती है। लेकिन दुश्मन अगर लगातार इवॉल्व कर रहा है और इतनी तेजी से इवॉल्व कर रहा है कि तुम नहीं इसको समझ पा रहे हो, तब क्या स्थिति होगी? तो वही स्थिति आज हुई है कि इसमें जो इन लोगों ने जिस तरह का मेजरमेंट किया था, इन लोगों ने जिस तरीके का एक प्लानिंग बनाई थी अपनी, और उसके हिसाब से आईडीएफ सोल्जर्स चल रहे थे कि भाई एक टनल वहां है तो उसके करीब समझ लीजिए कि 50 मीटर पे दूसरी होगी, 10 मीटर पे दूसरी है, ये बात उनको पता ही नहीं। और वो सारी चीजें हो रही हैं कि 10 मीटर की रेंज से वो निकल के मार रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे मैं आपको बताता हूं कि जो मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है और उसका और रोल्स रॉयस का एक वो है, एक अग्रीमेंट है कि इजराइल के जो टैंक्स हैं, उनके जो इंजन हैं, वो एमटीयू और रोल्स रॉयस मिलके बनाते हैं और इजराइल बेचते हैं। कि ये सब बातें पहले किसी को पता नहीं थी, अब सामने आ रही है। तो मिशिगन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और रोल्स रॉयस जो कि कार बनाता है, वो हथियार भी बनाता है। हर जो ऑटो इंडस्ट्री में ज्यादातर अमेरिकन इंडस्ट्रीज है वो हथियार भी बनाती है, आपको बता दें, अगर आप उसको थोड़ा प्रोब करिए। अब क्या हुआ कि मिशिगन स्टेट, मतलब जो मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, उनके छात्रों में एक लेफ्टिस्ट ग्रुप उभर गया, जिसने वहां पर ये पूरी बात एक्सपोज की, जिसने एमटीयू के ऑफिस को घेरा, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस आई, उनसे झड़प हुई, और फिर उसके बाद पूरे अमेरिका में ये खबर फ्लैश हो गई। और जब ये खबर फ्लैश हुई है तो बाकी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में एक्शन होने शुरू हो गए। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है अमेरिकन लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स का, कि वो, अच्छा ये देखिए वो वाले लेफ्ट नहीं है इसकी जो आप न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ेंगे, ये कि मतलब वो तो डेमोक्रेटिक पार्टी को, बाइडेन की पार्टी को भी लेफ्ट कह देते हैं और ट्रंप को राइट कह देते हैं। इस तरह के जो डिवीजन है उनका कोई मायने नहीं है। लेफ्ट वो है जो सिस्टम के खिलाफ लड़े। अब ये बस हमास ने जब से 7 अक्टूबर किया है तब से पूरा ये क्लियर हो गया है। लेफ्टिस्ट वो है, चाहे वो जो भी विचारधारा को, वो लेफ्टिस्ट है जो सिस्टम के खिलाफ विद्रोह करे और आर्म स्ट्रगल में भी जाने से हिचके नहीं, वो लेफ्टिस्ट है। तो जब मैं कहता हूं लेफ्ट, तो मैं ट्रेडिशनल लेफ्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जैसे हमारे यहां भी भाई सीपीएम है, सीपीआई है, ये भाई चुनाव लड़ते हैं, ये कोई उस तरह का भी आंदोलन, मतलब थोड़ा बहुत चलाते हैं लेकिन कोई ऐसा सशस्त्र आंदोलन नहीं चला रहे। लेकिन ये जो सारे एक्शन हो रहे हैं ये मिलिटेंट हैं जो अमेरिका में हो रहे हैं।
अमेरिका में कोई लेफ्ट की पार्टी उस तरह की नहीं नाम की, डेमोक्रेटिक पार्टी अपने को लेफ्ट कहती है, लेकिन इजराइल के सवाल पे डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी सभी प्रो इजरायली है, सभी भाई वहां से पैसा पाते हैं। और इतनी बड़े बड़े वो वॉर, मतलब वो वॉर मशीन्स कह रहे हैं वो, बल्कि मनी मेकिंग मशीन्स भी हैं दोनों पार्टियां वहां पर, उनमें इन्वेस्ट करके लोग पैसा भी कमाते हैं। भाई अमेरिका की राजनीति अलग तरह की है, लेकिन वहां तीसरी ताकतें भी उभर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि इस बार हम चुनाव में भी इंटरवीन करेंगे। और ये जो लेफ्टिस्ट, जो उग्र फोर्सेस हैं, ये भी अमेरिका में लगातार, और ये सब वाइट्स हैं, ज्यादातर क्रिश्चियन वाइट्स हैं। आपको बता दें उसमें जूस भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं और उसमें मुस्लिम्स भी हैं। मतलब जो भी जिस तरह के अमेरिका के जो सिटीजन है, काफी ब्लैक्स अमेरिका के मुस्लिम्स भी हो गए थे 1960s में। कैशियस क्ले जो बॉक्सर, वो मोहम्मद अली हो गए थे। तो वो जो नेशन ऑफ इस्लाम मूवमेंट है वो भी काफी हद तक अभी इधर उसके कुछ नए चैप्टर्स रिवाइव हुए हैं और उन लोगों ने भी कुछ मिलिटेंट एक्शंस किए हैं। तो ये देखिए जो सारे डेवलपमेंट्स हैं ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। और आप देखिए गाजा में लड़ाई हो रही है, यहाँ हो रही है, और उसका सीधा जो इम्पैक्ट है मिशिगन यूनिवर्सिटी में पड़ा। अब मिशिगन यूनिवर्सिटी में जो 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 इजराइल में के टैंक्स जिस इंजन को यूज करते हैं उसका जो MT833, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या MT388 ऐसे करके उस इंजन का नाम भी आया है। तो वो उस इंजन को मतलब बंद कराने, मतलब कि MTU उस पार्टनरशिप से हटे। रोल्स रॉयस में एक अलग आंदोलन चल रहा है। रोल्स रॉयस के जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, वो एक अलग आंदोलन चल रहा है। मजदूर हम लोग यहाँ के नहीं, रोल्स रॉयस के जो वर्कर्स हैं वो हमारे यहाँ समझ लीजिए मिडिल क्लास है, वो उस तरह की स्थिति में फिर भी वो वहां पर आंदोलन चला रहे हैं कि रोल्स रॉयस ये करना बंद करे, कि नरसंहार में सीधे पार्टिसिपेट करना बंद करे। पूरी दुनिया में देखिए पोलराइजेशन हो गया है। नरसंहार, इजरायली नरसंहार जो गाजा में हो रहा है उसके साथ कौन है, और जो गाजा में प्रतिरोध की लड़ाई, रेजिस्टेंस की लड़ाई चल रही है उसके साथ कौन है। ये पूरा एक क्लियर कट डिवीजन हो गया है। और आपको बताएं, अल जजीरा ने आज एक वीडियो रिलीज किया जिसमें जो इजराइल कहता है कि हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की जो फैक्शंस हैं वो अपने सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स के रूप में यूज करते हैं। आपने सुना होगा कई बार। अल जजीरा ने वीडियो जारी किया और उसमें अल जजीरा ने ये प्रूफ किया, दिखाया बकायदा, अंडर कवर उनके जर्नलिस्ट गए। अल जजीरा के बहुत सारे जर्नलिस्ट मारे भी गए हैं इजरायली बॉम्ब्स, मतलब इजरायली बॉम्बिंग में, गाजा में। तो अल जजीरा के जर्नलिस्ट गए, मतलब अल जजीरा के जो जर्नलिस्ट हैं वो गए अंडर कवर, उन्होंने देखा और रिकॉर्ड करके लाए वो कि जैसे किसी बिल्डिंग में इजरायली सोल्जर्स घुस रहे हैं तो आगे वो 2-3 फिलिस्तीनियों को हाथ पैर बांध के उनको ढकेलते हैं। इस तरीके से कोई और किसी टनल में घुसने की बात आई तो वहां भी ये करते हैं। जीप में, ताकि जीप पे अटैक ना हो, तो वो फिलिस्तीनियों को, सोचिए आप, एक तो मैंने खबर बताई थी आपको कि एक ह्यूमन शील्ड के रूप में एक कार के बोनेट से, उसके जीप के बोनेट से बांधा हुआ था एक फिलिस्तीनी को, जिंदा फिलिस्तीनी को, सिविलियन, बिल्कुल मतलब जिंदा, क्या उसको, मतलब कुछ भी उसको नहीं कहता, सीधे बांध दिया था। और अब तो पीछे आगे जैसे एक जीप चल रही है तो जैसे ये फिलिस्तीनी ह्यूमन बींग्स नहीं है, कोई माल असबाब है, उस तरीके से बांधा हुआ, आगे भी पीछे भी बाएं भी दाएं, इस तरीके से पूरा बांध के चल रहा है। इसकी वीडियोस आ गए। तो ये देखिए कहीं ना कहीं पूरी जो सिचुएशन है। और उधर दुनिया में जो रशिया ने लगातार आज यूक्रेन पे जो नई एक नए एरिया में यूक्रेन की बॉम्बिंग हुई है, जेलेंस्की ने यह कहा है कि हम बहुत दिनों तक टिक नहीं सकते। और पहली बार जेलेंस्की के कैंप से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वेस्ट से या नेटो से यूक्रेन का एक हिस्सा नाराज है। वहां भी देखिए डिवीजन शुरू हो गया। अभी तक यूक्रेनियन जो नियो नाजी रूलिंग क्लास था, या जो प्यूटन ने कहा था कि नाजीज के हाथ में, एक्चुअली वो सब हिटलर को अपना आइडियल मानते हैं, वो उस तरह के हैं और अमेरिका उनको सपोर्ट करता, बताइए आप। और फिर अमेरिका कहता है कि हम डेमोक्रेटिक भी हैं। तो जेलेंस्की के कैंप के अंदर भी बड़े डिवीजन उभर के सामने आए। और इसका मतलब ये है कि जो वहां पर जो एक बहुत ही स्ट्रांग हिटलर टाइप का एक, अब जब इजराइल का पूरा जो कमांड स्ट्रक्चर टूट रहा है तो यूक्रेन कब तक बचा रहेगा। यूक्रेन के भी कमांड स्ट्रक्चर में लगातार टूट हो रही है।
और ये सारी चीज़ें देखिए एक दूसरे से जुड़ी हैं और हम आपको इसके बारे में बताएंगे। कुछ चाइना में भी इस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं कि वहाँ पर भी खास तौर पे मुस्लिम यूगर्स हैं, इनके बारे में लगातार ये कहा जाता है, वेस्ट द्वारा कहा जाता है कि चाइना उन पे जुल्म करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन जो मुस्लिम यूगर लीडरशिप है, आज उसने खुल के कहा कि हम फिलिस्तीनी जनता के साथ हैं।